मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तकरार प्रोग्राम देख रहे हैं। अभी एक और निजी बजट पेश किया गया है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। असद उमर साहब ने यह बजट पेश किया है। उन्होंने इसको नाम दिया है इस्लाहात का, कि मुआशी इस्लाहात का हम एक मुसव्वदा लेकर आ रहे हैं, अपनी पॉलिसी पेश कर रहे हैं। ये कोई बजट इसको ना कहा जाए। इससे पहले अपोजिशन बार बार कहती रही कि बड़ा सख्त टाइम आ रहा है हुकूमत के ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त बजट आने वाला है, महंगाई की एक वेव आने वाली है और आम आदमी जो है वो पिस के रह जाएगा, ऐसा बजट हुकूमत लेकर आएगी, ये कहा जा रहा था। लेकिन अब जो बजट आया है उसके कुछ मंदरजात मेरे सामने मौजूद हैं। मैं ब्रीफली आपको थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। एक तो शादी हाल, जहाँ पे आम लोग, बेचारे गरीब लोग अपनी शादियाँ वादियाँ करते हैं जाके, वहाँ पे टैक्स को 20,000 से कम करके 5,000 कर दिया गया है। महंगे और कीमती मोबाइल फ़ोन पे टैक्स बढ़ा दिया गया है। सस्ते और चीप गरीब आदमी के मोबाइल फ़ोन के ऊपर टैक्स को कम किया गया है। न्यूज़ प्रिंट पर इंपोर्ट ड्यूटी हम सहाफ़ियों के लिए अच्छी खबर है। अगर इसका फ़ायदा मालिकान से होता हुआ सहाफ़ियों तक पहुंचे तो ये अच्छी खबर है। इस पे इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो ख़त्म करने का ऐलान किया गया है। सनती माल पर ड्यूटीज़ कम की जा रही है और कुछ पर ख़त्म की जा रही है। नॉन फाइलर्स के लिए एक छूट आ गई है कि वो 1300 सीसी तक गाड़ी खरीद सकते हैं, 50 लाख तक मालियत का घर खरीद सकते हैं। इससे पहले उनसे ये सहूलत ले ली गई थी। 5 अरब रुपए का एक रिवॉल्विंग फंड कायम किया जा रहा है। छोटे घरों पर बैंक जो है वो कर्ज जो देंगे उसका शरह सूद जो है उसको कम किया गया है। मुराद दी जाएंगी। एक कर्ज हसना जो है 5 अरब रुपए का वो मुतारिफ करवाया जा रहा है। छोटे बिजनेसमैन जो हैं उनका जो टैक्स है उसको आदा किया जा रहा है। जो छोटे सनतकार है, छोटा कारोबार करने वाले लोग, उनके टैक्स को आदा किया जा रहा है। विद होल्डिंग टैक्स, ये एक बहुत बड़ा मसला था फाइलर्स के लिए भी। पाकिस्तान भर से ताजिर रोजाना इसके बारे में बात करते थे कि हमसे 0.3% काट लिया जाता है। हर 1 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन जब भी हम करते हैं तो हमारा 300 रुपए कट जाते हैं। तो अच्छी खबर यह है कि अब विद होल्डिंग टैक्स नहीं कटेगा किसी भी फाइलर का। ये एक बहुत अच्छी खबर है। तवानाई के शोबे में अगर आप कुछ रॉ मटेरियल बाहर से मंगवाना चाह रहे हैं तो 5 साल तक के लिए टैक्स से इस्तिस्ना करार दिया है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो बाहर से आप इंपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल जिससे आप यहाँ पे सनतों में इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें बाज़ के ऊपर टैक्स कम किया गया है, बाज़ पे टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो टैक्सेस की छूट मिली है और कुछ जगह पे टैक्सेस में इजाफा हुआ है। लेकिन ओवरऑल मैंने कई इकोनॉमिस्ट जो हैं 3-4 लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि हुकूमत अब कुछ एतमाद साजी चाहती है। जो पीछे गलतियां हो गई हैं उनको कवर अप करना चाह रही है और वो ये चाहते हैं कि एतमाद लोगों का बहाल हो और इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर बढ़े और ये जो लोग अपने हाथ खींच कर बैठ गए थे उनको ज़रा कॉन्फिडेंस मिले। तो इसलिए इस किस्म के इकदाम किए गए हैं। ओवरऑल इसको एक अच्छा मिनी बजट कहा जा रहा है। लेकिन मिनी बजट बार बार अगर बजट आएगा तो वो मजाक तो बनेगा हुकूमत का। दूसरी बात यह है कि हुकूमत ने फैसला JIT जो है सानिया साहिवाल की, उसको पब्लिक ना किया जाए। और आज उसी JIT की बुनियाद पर, उसी मसले की बुनियाद पर शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब से इस्तीफ़ा की डिमांड की है। वज़ीर आला पंजाब से अपोजिशन इस्तीफ़ा मांग रही है और पंजाब के वज़ीर कानून से भी अपोजिशन इस्तीफ़ा मांग रही है। और साथ ही साथ आज एक ब्रीफिंग दी गई हमें, मैं भी वहाँ मौजूद था, सहाफ़ियों को बुलाकर 90 शारा कायदे आज़म जो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट है वहाँ पे बुलाकर एक ब्रीफिंग दी गई। और उस ब्रीफिंग में हमें बताने की कोशिश की गई कि ज़ीशान जो है वो एक रजिस्टर्ड दहशतगर्द था और उसके दहशतगर्दों के साथ किस किस्म के क्या ताल्लुकात थे। लेकिन हमारे किसी भी सवाल का सही और इत्मीनान बख्श जवाब वहाँ पे मौजूद ऑफिशल्स नहीं दे सके। मैं दोबारा आपको दोहरा रहा हूँ कि जो सवालात हमने पूछे, स्पेसिफिकली मैं अपने 3 सवालों की बात करूँगा कि क्या गोली चलाने तक आपको पता था कि गाड़ी में कौन मौजूद है और ज़ीशान दहशतगर्द है, ज़ीशान गाड़ी में मौजूद है, या ज़ीशान नामी आदमी को मारने से पहले आप जानते थे? तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं था या फोर्सेस को पता इस गाड़ी के अंदर कौन है, कोई दहशतगर्द है भी या नहीं भी है, हम तो सिर्फ गाड़ी के पीछे जा रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, मैंने उनसे एक और सवाल पूछा कि जनाब हमें ये बताइए कि कौन कौन से ऑफिसर्स थे जिन्होंने अहकाम जारी किए और वो इस सारे ऑपरेशन से आगाह थे। उस गंभीर खामोशी थी, उन्होंने नहीं बताया क्योंकि ऑफिसर्स का नाम लेते हुए जबान लरजती है। कोई हमें बताने के लिए तैयार नहीं था, सिर्फ सब इंस्पेक्टर को और उससे नीचे के अमले को गिरफ्तार करके फंसा दिया है और बाकी तमाम बड़े अफसरान जो हैं
उनको इसमें नहीं फंसाया जा रहा, उनका नाम नहीं लिया जा रहा, उनकी जिम्मेदारी फिक्स नहीं की जा रही, उनको सिर्फ मुअत्तल किया गया। और मुअत्तल अफसरान से अक्सर हमारी बात होती है, वो ये कहते हैं मुअत्तल हो जाएंगे तो क्या हो गया, घर बैठ के तनख्वाह ले लेंगे। जो तनख्वाह हम काम करके ले रहे थे वो घर बैठ के ले लेंगे और थोड़े से बहाल होकर ऐसे किसी ओहदे पे जाके लग जाएंगे, जैसे माजी में होता रहा। क्या वैसे ही अब भी हो रहा है? ये सवाल भी हमने पूछा, इसका भी कोई खातिर खा जवाब हमें नहीं मिला। बहुत सारे सवालात थे, लेकिन वहां पे मुकम्मल तौर पे मुतमईन करने में हुकूमत पंजाब और पंजाब हुकूमत के ऑफिशियल्स नाकाम रहे अनफॉर्चुनेटली। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है प्रोग्राम में, मैं तारुफ करवा दूंगा आपको। सबसे पहले हमारे साथ मुस्लिम लीग काफ से आपका ताल्लुक है, कामिल अली आगा साहब सेनेटर हैं, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है आज के प्रोग्राम में महमूद रशीद साहब, सूबाई वजीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ पेश करेंगे, बहुत मेहरबानी आपकी। मोहसिन शाहनवाज राजा साहब, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, मेंबर कौमी असम्बली, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए मोहसिन साहब। और कमरुज़्ज़मान कारा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, अभी ऑडियो पे है, कुछ देर के बाद वीडियो पे ज्वाइन करेंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ी मेहरबानी आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सर सबसे पहले मैं अगर कायरा साहब आप ही से शुरू करूं इस बजट पे, कि बजट से तवक्को की जा रही थी कि आवाम की चीखें निकल आएंगी, और चीखें जो है वो कहा जा रहा था कि मरीख तक सुनाई देंगी। तो आप क्योंकि वो पार्टी हैं जिन्होंने हमेशा गरीब की और छोटे तबके की बात की है, तो मैंने जितने भी लोगों से बात की जो बजट को समझते हैं, जो इकॉनमी को समझते हैं, कुछ थोड़ा बहुत BSc इकोनॉमिक्स तक तो मैंने भी कोशिश किया पढ़ने की, तो सर वो जो हमें समझ आई है उसमें तो ये है कि ये छोटे तबके के लिए और छोटे ताजर के लिए, छोटे सनतकार के लिए बज़ाहिर एक बेहतर बजट है। सर कायरा साहब ने जो मिनी बजट दिया, यूं तो सब एक साल के फेलियर है कि दूसरा मिनी बजट आ रहा है, और इस बजट के अंदर अगर कुछ अच्छे काम किए गए हैं, कुछ सतह पे टैक्स बढ़ाए गए हैं, कुछ कम किए गए हैं, तो यकीनन मिजानिया तो कायम रखना होता है। अब टैक्स कुछ इलाकों में छूट दे दी गई है, कुछ इलाकों में बढ़ोतरी की गई है, क्योंकि टैक्स की अगर छूट दे दी जाएगी तो उससे पैदा होने वाला गैप कहीं से तो कवर होना है, तो इसकी एब्सोल्यूट छूट नहीं होती। और अगर आप छोटे तबके पे टैक्स नहीं लगाएंगे और बड़े तबके पे, बड़ी इंडस्ट्री पे, बड़े ट्रेड पे टैक्स लगाएंगे, तो वो टैक्स भी अल्टीमेटली पास ऑन होके आम आदमी और कंज्यूमर पे ही पास ऑन होना है। और बड़े तबके के ऊपर वो खुद टैक्स अपने तौर पे पे नहीं करते, या उनकी वेल्थ के ऊपर टैक्स नहीं लगता, उनके असासों पे टैक्स नहीं लगता, ये बिजनेस का टैक्स है जो पास ऑन होता है। ठीक है, वो आपने फरमाया कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के ऊपर लगने वाला टैक्स उसमें कमी की गई है 50% और 39% से 20%। जहां तक मैं समझा हूं उस टैक्स को कम नहीं किया गया, बल्कि बैंक जो टैक्स जो कर्ज देते हैं स्मॉल मीडियम को, इंटरप्राइजेस को, उसको इंसेंटिवाइज किया गया है कि अगर बैंक इस माध्यम में कर्जा देंगे तो बैंकों को जो छूट देना पड़ेगा वो 39 के बजाय अब 20% हो जाएगा। तो ये एक इनडायरेक्ट इंसेंटिव है, डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं है उसका। लेकिन इसके बावजूद विद होल्डिंग में रिलीफ दिया गया है, बाकी कुछ साइड पर रिलीफ दिया गया है। ये एक अच्छा अमल है, अच्छे अमल को अप्रिशिएट करना चाहिए। और ताजर का, इंडस्ट्रियलिस्ट का, पाकिस्तान के जो सनतकार है उसका एतमाद बहाल होना, और जो जमूद आ गया है, पैसे बिल्कुल रुक के रह गया सारी मार्केट, इसको एक्टिवेट होना ये बहुत जरूरी है। कारा साहब वैसे जो जिन इकोनॉमिस्ट से मेरी बात हुई वो यही कहते हैं, वो ये कहते हैं कि एक्चुअली जो एक जमूद आ गया है, हुकूमत ने रियलाइज किया है कि उसको तोड़े बगैर इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकती, और ये बजट उसी की अक्कासी कर रहा है। देखिए इमरान साहब, आप मीडिया वाले और हम अपोजिशन वाले सारे में मिलकर गवर्नमेंट के ऊपर ये एक प्रेशर बिल्ड किया कि कोई इकोनॉमिक पॉलिसी बड़ी नालायकी की बनी है और उसका नुकसान हुआ है, मुल्क के अंदर जमूद आ गया है, ट्रेडर्स ने एहतजाज किया, मजदूरों ने एहतजाज किया, किसानों ने एहतजाज किया, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को अपने फैसले रिव्यू करने पड़े। मैं यू टर्न तो नहीं कहता कि उन्होंने यू टर्न लिया, लेकिन उन्होंने पब्लिक की डिमांड को रिस्पॉन्ड किया, ये एक अच्छा अमल है। अभी मैं समझता हूं कि इसमें मजीद रिलीफ की जरूरत है, और वो रिलीफ वो हो जिससे इंडस्ट्री को ओवरऑल रिलीफ मिले। अभी आपने फर्ज करें कि टैक्सों में रिलीफ दिया है, विद होल्डिंग में हो या इनकम टैक्स में हो या जो बाहर से इंपोर्ट्स होती है उनके ऊपर हो, ये फर्ज करें 50 अरब का है, मिसाल दे रहा हूँ, तो अपनी 50 अरब के टैक्स दूसरी साइड पे बढ़ाए भी है, क्योंकि आप गवर्नमेंट के जो एक्सचेकर है उस पूल को तो अपने बैलेंस रखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर को, या आप और कर्ज लेंगे, या आप अपना टैक्स बेस ब्रॉड करेंगे, या जो आपके टैक्स ऑलरेडी है उनको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, इस मिनी बजट में टैक्स बेस को बढ़ाने की बात नहीं की गई, बल्कि कुछ टैक्सों को एडजस्ट करके
उनसे इनकम बढ़ाई गई है और एक तरफ रिलीफ दिया गया है। तो ये गवर्नमेंट ने टैक्स बेस बढ़ा के अपनी इनकम बढ़ा के रिलीफ देने की बात नहीं थी, बल्कि एक सेक्टर को टैक्स करके दूसरे सेक्टर को सपोर्ट किया। ठीक है जी। मोहसिन शाहनवाज राजा साहब, एक जहन हो चुकी थी और आज सुबह जो मीटिंग हुई और उसके बाद जिस किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे थे, ऐसा लगता था कि एक जालिमाना बजट आ रहा है। आपको कोई हैरत हुई इस बजट को सुनने के बाद? और असद उमर साहब ने कहा कि ये आपका फैलाया हुआ गंद है जिसको आप वो समेट रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे थे। देखिए, ये बजट जो है असद उमर साहब लेकर आए हैं, ये बजट देखने के बाद तो मुझे ये लग रहा है कि असद उमर साहब ज्यादातर उन्हीं कंपनीज को बेनिफिट देते हुए कुछ नजर आए हैं जिन कंपनीज में असद उमर साहब माजी में काम कर चुके हैं। और असद उमर साहब का जो ये बजट है, इसके बारे में वही मैं कहूंगा कि दिस इज अ बजट ऑफ द रिच, बाय द रिच एंड फॉर द रिच। इस बजट के बीच में आम आदमी की बेनिफिट की वो बात कर रहे हैं, और वो जो इफेक्ट है जब वो नीचे आएगा, वो अच्छी बात है कि स्टॉक मार्केट जो है, आपने स्टॉक मार्केट के बीच में आपने कुछ रिफॉर्म्स की बात की है, आपने वहां पे अगर ट्रांजैक्शन के ऊपर ड्यूटी कम भी की है 1%, लेकिन आपने उनको विद इन द कंपनीज जो लेन देन होगा आपस में, वो सर विदहोल्डिंग टैक्स कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज पे विदहोल्डिंग टैक्स खत्म सर, और वो अभी वही ना, तो आप उनसे बात करें वो तो बहुत खुश हो रहे हैं। अगर स्टॉक मार्केट जो है, लेकिन स्टॉक मार्केट एक अच्छी बात है, उसको हम कह रहे हैं कि अच्छा हुआ है, वहां पे एक टैक्स आपने खत्म कर दिया कि विद इन द कंपनीज अगर वो डील कर रहे हैं, अगर कंपनीज अपनी बुक्स को खुद अपने अकाउंट्स को सेटल कर रही है और उसमें जो ट्रांजैक्शन हो रही है वहां पे कुछ नहीं हो रहा, अगर जहां पे ब्रोकर्स आपस में कर रहे हैं कमोडिटीज को सेटल, तो वो टैक्स खत्म करना मैं समझता हूं कि वो भी मुनासिब नहीं था। लेकिन चले, अच्छा हुआ, जो चीज अच्छी है उसको अप्रिशिएट करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि टैक्सेस बढ़ भी रहे हैं। अगर आप देखें कि जो आम आदमी के लिए जब जीएसटी में जो मेरी इतला के मुताबिक जो इंक्रीज हो रहा है, उसके मुताबिक तकरीबन उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट अगर आप निकालें तो वो भी 50-60-70 अरब के करीब बन जाता है। और वो भी जो बोझ है वो आम आदमी पे जाएगा। ठीक है, आपने एक तरफ गाड़ियां, जो इंपोर्टेड गाड़ियां उनकी ड्यूटीज पे आपने 10% इजाफा कर दिया, आपकी लोकल इंडस्ट्रीज को जाहिर है फायदा होगा, लेकिन वो तो सारी ब्लैक मार्केट हो रही है। आज भी आपकी वो गाड़ियां, आपने लोकल मोनोपोली को और स्ट्रांग कर दिया, और आपने वहां पे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको ब्लैक मनी ऑन की शक्ल में, जो एक नई गाड़ी के ऊपर डीलरशिप प्राइस के ऊपर, एक करोला के ऊपर 2 लाख 2.5 लाख का ऑन इस वक्त लोग तकरीबन 1.5 लाख का ऑन भर रहे हैं लोग। तो आपने साथ में 10% ड्यूटी और कर दी, जिसकी वजह से अब उनके लिए और जो है प्लेइंग फील्ड जो है बिल्कुल उनको एम्प्टी मिल गया है। अब उनका तो मुकाबला, कंपटीशन खत्म कर दिया आपने। तो ये बजट जो है, ये मैं समझता ये हूं कि ये हमने ऑपोजिशन ने जो एक कॉन्टिन्यूअस एक इनके ऊपर प्रेशर बिल्डअप किए रखा है, ये उस प्रेशर का नतीजा। लेकिन किसानों के लिए आप देखें कि जो अगर बैंक के इंटरेस्ट रेट में, आप जिस तरह अभी कायरा साहब भी फरमा रहे थे कि वहां पे अगर आपने इनकम टैक्स को कम कर दिया है, उससे किसान को तो कोई फायदा नहीं हो रहा ना, वो तो बैंक्स जो हैं उनको फायदा हो रहा है। आप किसानों को अगर डायरेक्ट फायदा देना चाहते हैं, आप बिजली की कीमत में कमी करें, आप डीजल की कीमत में कमी करें। सर, उनके जो सब्सिडाइज्ड यूनिट्स हैं उनकी तादाद बढ़ा दी है, सब्सिडाइज्ड यूनिट्स की तादाद बढ़ाई है। जो डीजल है उसमें ड्यूटी जो है वो 5% कम की है जो किसान इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह किसानों के लिए 4-5 इंसेंटिव हैं। खास डीजल तो है नहीं जी किसान, देखिए कोई खास निजाम नहीं है, ये बात किसान का एक ऐसा सेगमेंट है जिसके ऊपर तो पूरा प्रोग्राम किया जा सकता है कि किसान को तो अभी आलू वाला किसान फिर रुला हुआ है। साथ आप देखें तो सर किसान, आप उसके साथ देखें, आलू वाला किसान हो गया, आपकी जितनी भी इजनास हैं उनको आप एक तरफ रखते हैं। आप सबसे बड़ा देख लें कि डीएपी जो खाद है, यूरिया की तरह डीएपी भी इंपॉर्टेंट है। अगर वहां पे हमने डीएपी को, हमने उसकी प्राइस रिड्यूस करके हम उसको 2400 पे लेके गए थे, तो इस गवर्नमेंट को भी इस तरह के इकदाम करने चाहिए। ठीक है, यूरिया के ऊपर 200 रुपए की वो कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सारी ऑपोजिशन के साथ मिलकर अगर हम कर पाए तो। मुझे अब एक मिनट में देगा, मैं जरा महमूद रशीद साहब से जो बेसिक क्वेश्चन है। महमूद रशीद साहब, 30 बजट है इस माली साल में, यानी कौन सी आफत है कि बजट दोबारा लाना पड़े? सबसे बड़ी तनकीद आप पे ये है कि आपको मिनी बजट लाना पड़ रहा है, और नया बजट लाने का मतलब है कि आप पिछले बजट की नाकामी को तस्लीम कर रहे हैं।
क्या ये मानते हैं? देखिए इमरान, मैं समझता हूँ कि इसको तो वेलकम किया जाना चाहिए। हम अपनी किसी बात पर अड़े नहीं है, ना जिद कर रहे हैं। एक चीज़ हम आए और जिस तरह से जब हम हुकूमत में आए तो इकोनॉमी की जो ज़ुबूहाली थी और जो तबाही थी उसके ऊपर बात करने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से किन क्राइसिस के अंदर हम घिरे हुए थे। आपने उन क्राइसिस को उस वक्त मिस हैंडल किया। उन क्राइसिस को सामने रखते हुए हमने जो बजट दिया, लेकिन 2-4 माह के अंदर हमें एहसास हुआ कि इससे आम आदमी की जिंदगी पहले से भी ज्यादा मुश्किल होती चली जा रही है। और जैसा सब लोग कह रहे हैं कि मार्केट के अंदर दिया या वो एक फेलियर था जी, मार्केट के अंदर जमूद था और जो है बिजनेस बिल्कुल जो है वो हरकत नहीं कर रहा था, ना ये आपका स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी तनज़ली के आसार थे, बाकी रियल एस्टेट का बिजनेस था, ये गाड़ियों का बिजनेस था, आम ताजर था वो परेशान था। तो मैं ये समझता हूँ मौजूदा हालात के अंदर जो कुछ हमने दिया इससे बेहतर शायद दिया नहीं जा सकता था। नहीं, लेकिन तीसरा बजट देना एक माली साल में बगैर किसी हादसे के, बगैर खुदा ना खास्ता किसी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं हुई मुल्क में, तो आप ये समझते हैं कि एक गलत पॉलिसी पे हुकूमत ने इदराक करते हुए ठीक पॉलिसी अब अपनाई? मैं ये समझता हूँ कुछ मजायका नहीं है, कोई बजट कोई पुरानी सहीफा नहीं है। करके अगर वापस आ जाते हैं, देखें कोई सहीफा आसमानी नहीं होता। एक बजट आपने दिया, आपने एक एनालिसिस किया, ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन थी उसे सामने रख के कुछ फैसले किए, लेकिन 2-4 माह के अंदर ही आपको एहसास हुआ कि इन फैसलों से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो रहा इकोनॉमिकली। आपने उससे रुजू किया और आम आदमी की जो हम रोज बात करते हैं या अपोजिशन भी बैठ के बात करती है, मैं ये समझता हूं ये जो इकदामात इस बजट के अंदर उठाए गए हैं शायद ये एक तारीखी मैं समझूंगा कि ये इकदामात हैं। ठीक है, मतलब मैरिजेस हॉल को आप देख लीजिए, विद होल्डिंग टैक्स को आप देख लीजिए, मोबाइल फोन पे मोबाइल टेलीफोन को आप देख लीजिए, छोटे सनतकार को, ठीक है वो मैंने सारा बताया। मैं एक चीज जानना चाहता हूं कामिल अली आगा साहब, आपके सारे तहफ्फुज़ात बड़े इंपॉर्टेंट होंगे सर, उन पे हम बाद में आएंगे, लेकिन महंगाई आपका और जो ये एक मार्केट में एक जमूद था जिसकी वजह से एक अजीब सी कैफियत पाकिस्तान में तारी थी, आपका एक बड़ा तहफ्फुज़ ये था, एड्रेस हो गया आज? जी मैं समझता हूँ, देखें एक बात तो बड़ी ही हौसला अफजा है और यकीनी तौर पे इसको अप्रिशिएट भी किया जाना चाहिए कि ये गुज़श्ता अगर 40 साल आप देखें तो ये इसको बजट अगर कोई नहीं कह रहे तो असद उमर साहब नहीं कह रहे तो वाकई ये बजट नहीं है, ये टू ईज़ द बिज़नेस एक रिफॉर्म्स हैं जो इन्होंने ये रियलाइज़ करते हुए कि लोग मुश्किल में हैं और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए छोटी सनतें ही एक जरिया बनती हैं एक्सपोर्ट को। 3 अहम मुतालबात में से एक तो एड्रेस हुआ कम से कम। मैं समझता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस बजट को अप्रिशिएट किया जाना चाहिए और इसके अंदर टैक्स तो देखें सिर्फ एक 1800 सीसी गाड़ी के ऊपर लगा है, बाकी तो सारे के सारे ये बजट इसलिए भी नहीं कहना चाहिए कि इसके अंदर टैक्सेस लगाए नहीं गए और ये पहला एक एफर्ट है 40 साल के अंदर कि एक मिनी बजट के अंदर सारे के सारी सहूलतें जो है टू ईज द बिजनेस, टू ईज द इंडस्ट्री, टू ईज द अपना जो ओवरऑल इकोनॉमी, मैं समझता हूं ये एक कोशिश है जिसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। इसके ऊपर आप अप्रिशिएट करते हुए अपने एक मुतालबे से दस्तबरदार हो रहे हैं जो महंगाई वाला। मैं समझता हूं कि इससे महंगाई के अंदर बहुत कमी आएगी और ये एक ऐसा इनिशिएटिव नजर आ रहा है हुकूमत के पहला बजट तो था मजबूरी, वो बजट नहीं था, वो बात थी ना इमरान के सर मंडाते ही ओले पड़ गए, इनको बजट देना पड़ गया और पिछला जो बजट पिछली हुकूमत ने दिया हुआ था उसको उन्होंने उसके अंदर कैरी किया, बस इन्होंने तो उसके अंदर कोई काबिल जिक्र टैक्स नहीं लगाए लेकिन टैक्सों को इंडोर्स किया, वो मजबूरी थी। अगर मजबूरी के तहत अगर वो बजट इन्होंने दिया तो आज जो सहूलतें दी हैं, मुझे ये बताया कि 40 साल में किसी मिनी बजट के अंदर इतनी बड़ी जो लोगों को सहूलतें दी गई। माशी इस्लाहत की पॉलिसी कह रहे हैं, लेकिन मैं आप विद होल्डिंग टैक्स के बारे में मैं बड़ी शिकायत ये फाइनेंस का मेंबर था, पीट के मर गए कि यार इसको खत्म करो, ये जो टैक्स पे कर रहे हैं उनके ऊपर ये टैक्स क्यों लगाया, लेकिन इस हाथ माने नहीं। सर ब्रेक ले, वापस आते हैं बात करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। कमरुज़्ज़मान कारी साहब, आप कोई नुक्ता उठाना चाह रहे थे, आप उठा दीजिए। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आज कौमी असेंबली में हुई है, वो मैं सामने रखता हूं। देखिए, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि पाकिस्तान में एक बड़ा सेक्टर जो इस वक्त शदीद प्रेशर में है और जो सारे मुल्क के अंदर सरापा एहतजाज है, वो किसान है। जी ठीक है। किसान की फसलों की कीमत उसको नहीं मिल रही। वो कह रहे हैं हमारी कीमतें, जो लागत है फसलों की, वो पूरी नहीं हो रही, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। उनको कोई डायरेक्ट इंसेंटिव नहीं दिया गया। 200 रुपया खाद की बोरी, वो भी अपोजिशन के साथ मिलकर टैक्सेशन करेंगे, रीएडजस्टमेंट हो सकी, उसके बाद जाके कहीं पास ऑन का होने की बात है। 200 रुपया फी बैग, उसको तो आज जरूरत थी कि हुकूमत ऐलान करती कि कोई 10-20 अरब रुपए का पैकेज देके और उसको सपोर्ट देती, सब्सिडी देती, और वो टीसीपी या किसी और जरिए से उसके आलू और बाकी फसलें उठाई जाती ताकि उसको स्टेबिलिटी मिलती, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलता। उसकी तरफ जीरो है। तनख्वाहदार तबके के ऊपर उनकी तनख्वाहों में कोई एडजस्टमेंट की गई? आंसर इज नो। अच्छा, महंगाई के ऊपर क्या फर्क आएगा? क्योंकि आपने जो रियायतें दी हैं वो तो दी है सिर्फ बिजनेस क्लास को। ठीक है, ईज टू बिजनेस हो गया। बजट नहीं है, मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा। मैं गुजारिश करता हूं जी, बजट नहीं है तो फिर आम आदमी के लिए तो कुछ नहीं है ना। मैं बजट की बात नहीं कर रहा। रिलीफ टू द पीपल क्या है? आप कह रहे हैं ना महंगाई कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी? आपने कहा कि एसएमई के ऊपर, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ऊपर जो बैंक उनको कर्जा देंगे, उन बैंकों उस मद में एसएमई के जो एलोकेशन है उसकी मद में जो टैक्स देना पड़ता है उसको हम 19% कम कर देंगे। वो तो अपना पोर्टफोलियो बढ़ाएंगे ना जी। ठीक है। इसी तरह जो आपने कहा कि ज़राअत के अंदर बैंकिंग टैक्सेशन लगती है बैंक के पोर्टफोलियो पे, आपने उसको रिड्यूस किया, तो डायरेक्टली जमींदार को तो उसके जो ऊपर टैक्स लग रहा है 16%, 15%, उसमें तो कोई रिलीफ। ठीक है। कारा साहब हमेशा बात करते हैं, मियां साहब, कारा साहब हमेशा बात करते हैं, जब भी मौका आता है वो किसान की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी भी करती है, आपकी जमात भी करती रही है, और बड़ी गाड़ियों के ऊपर टैक्स लगा, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। हमने देखा सर, किसान को रिलीफ नहीं मिलता। हमने आपके दौर में भी अब किसान को हम खुश नहीं देख रहे सर। इज देयर समथिंग स्पेसिफिकली किसान के लिए हम ये पॉलिसी बना रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है कि आइंदा बजट तक सिचुएशन बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाएगी। ये एक साल में नहीं हुआ। यहाँ गन्ने की कीमत की हम बात करते हैं, पिछले 5 सालों से तसलसल के साथ, जबकि अब हुकूमत में नहीं भी थे, अरबों रुपया जो है गन्ने के काश्तकारों का वो डूबा हुआ था, जिसमें से हमने 90% से ज्यादा हम रिकवर करवा चुके हैं। इसी तरह मैं ये समझता हूं कि ये ज़रूरी पॉलिसी आनी चाहिए। ज़रूरी पॉलिसी हमारी आ गई है, उसके असरात आने में 2-4 माह मजीद लगेंगे। मैं ये समझ, आलू के एक्सपोर्ट का भी फैसला हुआ और लाखों टन आलू जो है वो एक्सपोर्ट करने का फैसला हो चुका है, वो एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है। लेकिन मैं समझता हूं ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर जो ग्रेन है ना, इजनास, उसकी कीमतें जिम्मेदार से उठवाने की बात करें कार साहब, तो वो एक फैक्टर है। कार साहब इस पे करते हैं, लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट आज डेवलपमेंट हुई। शाहनवाज राजा साहब, छोटी सी कह लूं जी, मैं एक चीज सर, मुझे जरा मोहसिन शाहनवाज राजा साहब, आज आपकी पार्टी ने एक नारा मुतारफ करवाया कौमी असेंबली में, लेकिन वो नारे से पहले शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, पहले वो आप सुन लें, फिर मैं आपको वो नारा बताता हूं। ये तारीख में पहली मर्तबा है बकौल पीटीआई की हुकूमत के कि एक वादे को पूरा किया गया और अफसरान को 72 घंटे में अलहदा कर दिया गया। और फिर उन्होंने साने मॉडल टाउन की मिसाल दी। साने मॉडल टाउन जो एक बड़ा दिलखराश वाकया था, इसमें कोई शक नहीं। उसी रात आरपीओ लाहौर से लेकर तमाम मुतल्लिका अफसरान को फिल फॉर अलहदा कर दिया गया था। हाई कोर्ट के जज पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन का उसी रात मैंने ऐलान किया था। सेलेक्टेड वज़ीर आज़म बैठे हैं, आज 3.5 महीने बाद तशरीफ लाए, इनको याद आ गई। इन्होंने कहा था कि मॉडल टाउन का वाकया, इसके ऊपर शहबाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए और राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार होना चाहिए। जनाब स्पीकर, राना सनाउल्लाह ने और डॉक्टर तौकीर ने वॉलंटरीली 48 घंटे के अंदर खुद उन्होंने अपने इस्तीफे पेश कर दिए। मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आज इन्हीं की
जो अपनी मंतक थी उसके ऊपर वजीर आजम को पहले इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद बुज़दार को बाद में इस्तीफा देना चाहिए। जी, ये आप सुन रहे थे शहबाज शरीफ साहब को। और एक चीज जो है वो इसमें मैं भी ऐड कर दूं, मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब के गो न्याजी गो का नारा आज आप लोग बार बार लगाते रहे। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ साहब भी मुतालबा कर चुके हैं इमरान खान साहब से इस्तीफे का। तो अब मैं ये समझूं या लोग ये समझें कि अपोजिशन ने वजीर आजम को हटाने के लिए तहरीक शुरू कर दी है। देखिए, इसमें एक बड़ी बुनियादी बात यह है कि जो ये वाकया सानिया साहिवाल हुआ है, इस वाकये के बीच में अवाम को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है। आप अगर वो FIR उठा के देख लें तो FIR को पढ़ते साथ ही कोई फौजदारी के वकील से आप मशवरा कर लें। कौन सी वाली, मुद्दइयों वाली या पुलिस वाली? जो पुलिस वाली, जो दूसरी वाली FIR, ठीक है, दूसरी फौजदारी वकील बैठा हूं। दूसरी वाली FIR जो है उसके बीच में पता चल जाएगा। मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट भी बताऊंगा कि वो आज ही इन लोगों को एक्विट करने का उस FIR में पूरा बंदोबस्त कर दिया गया और उसमें एक बहुत बड़ा जुर्म है। जिस तरह बच्चे जो हैं, बच्चों को जब वहां से मौके से लेके जाया गया तो बच्चों को अगवा किया गया, बच्चों को किसी अस्पताल तो नहीं लेके जाया गया, बच्चों को जाके पेट्रोल पंप पे फेंका गया। उधर की वीडियोस भी बनी हुई हैं, गाड़ियों के नंबर प्लेटें उतारी हुई हैं। एक मोटिव क्या था? मोटिव ये था कि हो सकता है खुदा ना खास्ता वो बच्चों को भी मार देते। बच्चों को पेट्रोल पंप पे हफ्से बेजा में रखा गया और उसी दौरान इनके लॉ मिनिस्टर और इनके जख्मी बच्चों को पेट्रोल पंप पे रखा गया तो उनको अस्पताल नहीं लेके जाया गया। यहां से इनकी इंटेंशन भी पता लगती है और जुर्म साबित होता है कि ये बदनीति के साथ बच्चों को पेट्रोल पंप पे लेके गए थे कि अगर बच्चों को भी मारना पड़े खुदा न खास्ता तो ये इन्होंने उससे भी इज्तनाब नहीं करना था। लेकिन जब वो सोशल मीडिया के थ्रू और टेलीफोन्स के थ्रू हर चीज वायरल हो गई तो इनको बच्चे वापस लाना पड़े, इनको 3 दफा कहानी बदलनी पड़ी। तो ये तो देखें, FIR में कोई अगवा की दफा लगी हुई है, कोई सबूत मटाने की दफा लगी हुई है, ठीक है, और हब्से बिजा में रखने की दफा लगी हुई है। मेरा ये पूछना है कि क्या इमरान खान साहब को हटाने के लिए आपने तहरीक शुरू कर दी अपोजिशन ने, क्योंकि आज आपने नारा भी लगा दिया। और वही तो यही बता रहा हूं ना कि हम ये बता रहे हैं कि ये जो है यहां पे गवर्नेंस का इशू आ रहा है कि बदनीति है, और अगर ये बदनीति के साथ इन शहरियों का कत्लेआम किया जाएगा तो हमें ये वजीर आजम जो है ये हटाना पड़ेगा और वसीम अकरम प्लस जो है हमें वो भी हटाना पड़ेगा। वसीम अकरम प्लस, जो ठीक है, मैं ब्रेक ले लूं, मैं व्हाट्सएप। जी ठीक है, मुझे ब्रेक लेना था। मैं वापस आके कामिल अली आगा साहब से पूछता हूं कि ये वसीम अकरम प्लस और उनकी जो यहाँ पे सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जो अब तक किया है उससे कोई इत्मीनान आपको मिला? क्योंकि आपका एक मुतालबा ये भी था। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। कामिल अली आगा साहब, आपका एक और जो तहफ़्फ़ुज़ात में मामला था ये सानिया साहिवाल वाला था जिस पे शदीद आपके तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब आपकी हलीफ जमात ने एक उसका हल निकाल कर दिखाया। उसमें ना अभी तक JIT रिपोर्ट पब्लिक की गई है, जितनी भी आई है पब्लिक नहीं की जा रही। नंबर 2, सब इंस्पेक्टर और उससे छोटे अफसरान सारे फंसा दिए गए हैं और उनसे ऊपर वाले किसी बंदे की कोई जिम्मेदारी फिक्स करने को कोई तैयार नहीं है। उनकी सिर्फ इंक्वायरी होगी, ना उनके ऊपर कोई FIR है। ये तक नहीं बता रहे कि ये ऑर्डर ऑपरेशन का किसने दिया था, ये भी नहीं बता रहे। इमरान, जो सबसे बड़ी बात है ना जी इसमें, वो ये है कि ये ऑपरेशन जो है 100% गलत ऑपरेशन था। राजा बशार साहब ने कल कहा 100% गलत इंफॉर्मेशन पे ऑपरेशन था। CTD जब बनाई गई थी तो उसका मकसद ये था कि पुलिस के खिलाफ शिकायत थी, तो पुलिस के अंदर से अच्छी एक जो फोर्स है वो तैयार करके ये अहम फरीजा उसको सौंपा जाए। इन्होंने बड़े बड़े काम भी किए हैं जो काबिले सताइश है, लेकिन ये जो कल वाला वाकया है, मैं समझता हूं कि अगर मॉडल टाउन के सानिया के मुजरमान को सजा दी जाती तो कल वाला वाकया ना होता, ये 2 दिन पहले वाला। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब ये गलत ऑपरेशन इन्होंने कर दिया और इतना घिनौना जुर्म किया, जुल्म किया, ज्यादती की, फैमिलीज को बर्बाद कर दिया। ये 4 कत्ल नहीं है,
4 के बाद वो जो 3 बच्चे हैं वो भी उनका कत्ल है, उनका मुआशी कत्ल है, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो यतीम बच्चे कैसे पलेंगे और कौन उनको सहारा देगा और कैसे वो परवान चढ़ेंगे, और जब परवान चढ़ेंगे तो उनके जज्बात क्या होंगे और हुकूमत के मुतल्लिक क्या जज्बात होंगे और फिर मुल्क के मुतल्लिक क्या जज्बात होंगे। मैं इस मामले में इंतहाई तशवीश का इज़हार भी करता हूं। क्या होना चाहिए? मैं समझता हूं कि ये वो वाला इंसाफ होना चाहिए। आजकल वीडियो चल रही है कि जिस जगह पे ये जुर्म हुआ है उसी जगह पे ले जाके इनको फांसी पे लटकाया जाए, इससे कम नहीं होना चाहिए। होगा तब होगा ना। मैं तो देखें किया है, ये जो रवायती अंदाज से ये मामला आगे चल रहा है, मैं नहीं समझता इसमें कुछ हुकूमत की तरफ से कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं। FIR देखें, सानिया मॉडल टाउन, मैं पहला बंदा था जो थाने गया था उसका पर्चा दर्ज करवाने के लिए। खालिद रांझा साहब मेरे साथ थे, हम 2 बंदे गए थे। दहशत इतनी थी कोई थाने जाने के लिए तैयार नहीं था, हम गए, लेकिन आपको पता है कि उन्होंने दरखास्त वसूल कर ली लेकिन पर्चा नहीं दर्ज किया, और बार बार पूछने के जाने के 2 महीने बाद वो CNC चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुदाखलत से पर्चा दर्ज ठीक है, लेकिन यहाँ 24 घंटे में पर्चा भी ये हो गया। और उसके बाद ये जो 3 दिन के अंदर कार्रवाई हुई है ये भी ठीक है, कुछ कार्रवाई तो हुई है ना। JIT की रिपोर्ट जो है ना वो उसका पब्लिश करना जो है वो स्ट्रेटेजी का हिस्सा भी नहीं, ये होना चाहिए सर। उन्होंने वादा किया था। ये ठीक है, लेकिन पब्लिक करेंगे, ये स्ट्रेटेजी का हिस्सा भी हो सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि इमरान खान की विल जो है, मुझे उस पे उम्मीद है कि वो इसके ऊपर नोटिस लेंगे और उन लोगों को वो सजा देंगे जो आम आदमी इस वक्त मुतालबा कर रहा है। और वो मुतालबा ये है कि इनको सरेआम फांसी पे लटकाया जाए ताकि आइंदा कोई जुर्रत न करे। मियां महमूद रशीद साहब, जो सबसे अहम क्वेश्चन है वो ये है कि आपने तो उनको पकड़ दिया जो ऑर्डर पे अमल कर रहे थे। जो ऑर्डर देने वाले हैं उनके बारे में ना आप बोलते हैं, ना आपकी JIT बोलती है, ना आपके ब्यूरोक्रेट, कोई भी उनके बारे में नाम लेने को तैयार नहीं है सर, जिनके ऑर्डर्स के ऊपर ये गंद हुआ सारा। देखिए इमरान, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट भी, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, हम सब लोग ये बबांगे दोहल कह चुके हैं कि किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी को रेस्क्यू करना, अफसरों को बचाना, छोटों को तख्ता दार तक लटकाना, ये कतई तौर पर हमारा मंशा, मर्जी, आपकी पॉलिसी नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो ऐसा हो क्यों रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। देखिए नहीं, मेरी बात सर, कौन गिरफ्तार हुआ? मेरी बात, 5 लोगों की कॉन्फ्रेंस ही ना वुज़रा की, उसने यही तासर दिया। मेरी बात सुने, दे रहे हैं, मेरी ये गलत हुआ। अपना कामिल साहब मेरी बात सुने। आगा साहब, वक़ुआ के चंद घंटे बाद बिल्कुल इब्तदाई मालूमात हैं। मैंने भी एक जगह पे कहा जी कि एक वो जो बच्चों को बाहर निकाल के आप कह रहे हैं फायरिंग की है, वो जो वीडियो है वो नकली वीडियो लगती है, लेकिन उसके चंद घंटे बाद ही हमें असल हक़ाइक़ जो है सारे जो ही सामने आ गए। मैंने भी रिजू किया कि वो गलत बात है भाई, असल बात यही है कि जो उस वीडियो के अंदर भी दिखाई गई है। असल मामला ये है कि अगर किसी जगह आप देखें ये हमारी नीयत पे तो आप शक ना करें। हमने सबसे पहले जो वाकयात माजी के अंदर पिछली 70 साल तारीख में इतना प्रॉम्प्ट, जल्द, फौरी एक्शन कभी इस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से हमने लिया। और दोबारा मैं आपको कह रहा हूं, जो भी सामने बरारास सब इंस्पेक्टर जो भी देखें, जिसने बरारास गोली चलाई है सबसे बड़ा मुजरिम तो वो है, उसके बाद वो है जिसने हुक्म दिया है, वो भी इसमें आएगा, वो हम छोड़ने वाले नहीं है। इंफॉर्मेशन, मेरी बात सुनो ना जी, मैं समझ रहा हूं के बगैर उसने कह दिया। मेरी बात सुने, हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं, पूरी हुकूमत, कि हम किसी जगह किसी शख्स को, किसी अदारे को रेस्क्यू नहीं करेंगे और तय तक पहुंचेंगे कि असल मामलात क्या है। इस तरह से बेदर्दी से आम पाकिस्तानियों को, शहरियों को भून देना, उनका कत्लेआम करना, इसकी किसी सूरत इजाजत नहीं। आइंदा तो और जीरो टॉलरेंस ना हो। लेकिन मैं एक ब्रेक ले लूं, कब ये टेक्निकल नुक्ता मैं आपके सामने रखूंगा ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कार साहब, ये तकनीकी नुक्ता ये है कि ऑर्डर देने वाले जो है ना उनका नाम लिया गया, ना हमें ये बताया गया। आज इन कैमरा ब्रीफिंग में भी हम इंतजार करते रहे कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिले जिसको इन कैमरा होना चाहिए, तो हमें नहीं मिली सर।
मैं खुद वहां मौजूद था। तो ऐसा लगता है कि हुकूमत साबित करने पे तुली है कि गाड़ी में कम से कम एक दहशतगर्द मौजूद था और उसको मारने के लिए कार्रवाई करनी पड़ी। तो कार्रवाई जो है वो बड़ी सही थी और रेलिवेंट थी, वो गलत नहीं थी। और अनफॉर्चुनेटली आज भी हुकूमत को नाकामी हुई, सहाफियों को मुतमईन नहीं कर सकी हुकूमत। इमरान खान साहब, एक तो आपका अपना तजिया, क्योंकि आप उस ब्रीफिंग में थे जो इन कैमरा थी। वैसे तो साफियों को दी जाने वाली ब्रीफिंग जो है वो कितनी इन कैमरा रह जाएगी, लेकिन एनी हाउ हम भी यही सोच रहे थे। पूरी कौम को मुतमईन करना मकसूद है, खाली साफियों को तो मुतमईन करना मकसद नहीं था। सो गुजारिश है कि इस सारे इवेंट में हुआ क्या। गवर्नमेंट ने दो हिस्से बना दिए इसके। एक तो ये कह रहे हैं कि वो जो ड्राइवर था वो दहशतगर्दों का साथी था, गाड़ी उसमें इस्तेमाल हुई। इसकी हैंडलिंग इतनी खराब हुई है कि हाजिर सर्विस पुलिस अफसर तो खैर प्रेस पे नहीं आ रहे, लेकिन जो रिटायर्ड पुलिस अफसरान है सीनियर, जितने मैंने प्रेस में देखे, उनके इंटरव्यू सुने, सब ने कहा, वालों ने कहा, हमने कहा, वो टेक्निकल लोगों ने भी कहा कि जी ये बड़ा मिस हैंडल हुआ है, बड़ा जुल्म हुआ है, इसको पकड़ा जाना चाहिए था और ये पकड़ा जा सकता था। इससे बुरा वो ऑपरेशन नहीं हकायक सामने आए हैं और उसको उस ऑपरेशन की जरूरत उस तरह नहीं थी, उसको रोक लिया गया था, गाड़ी रुक गई थी, अब उसको गाड़ी से नीचे उतरने का कहा जाता। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 दिन कब वजीर कानून ने, वजीर इतलात ने और उनके साथ बाकी बैठे लोगों ने की, उन्होंने कहा जी हमने उसको ट्रैक डाउन कर लिया था, उसके घर तक पहुंच गए थे, हमें इतला थी कि वहां पे एक्सप्लोसिव भी मौजूद है, बड़ी तादाद में दहशतगर्द भी मौजूद है, तो फिर आपका पूरा इंटेलिजेंस नेटवर्क उस इलाके में मौजूद होगा। जब वो गाड़ी लेके घर से निकला तो आपको पता होगा उसमें कौन कौन लोग बैठे थे। जब आपने सीसीटीवी कैमरा से सर्च किया तो आपको पता चल गया कि इसमें फैमिली बैठी हुई है। आपने कहा इसके कलर्ड शीशे थे, कलर्ड नहीं थे। अब उस गाड़ी में जब जाके उसको रोक लिया गया, आपने देखा उसमें बच्चे हैं, चले एक हादसा हो गया, आपको शक था इस इदारे के ऊपर, हमें ये इस इंसिडेंट ने इस इदारे का खत्म हो रहा है, बात कंक्लूड बड़ा अच्छा इदारा था। मुझे आखिरी बात कहने दीजिए, वो ये थी कि इस हादसे के बाद वजीर आजम, वजीर आला और पुलिस चीफ उस खानदान के पास जाते, उनसे माफी मांगते कि भाई हमारे लोगों से गलती हो गई। मैं हूं इमरान खान। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के हुसूल के लिए बेल आइकन प्रेस करें।